हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 16 सितंबर 2024 के 3 प्रमुख मुद्दे या समाचार और उन पर आधारित 5 प्रश्नों को देखेंगे। आज के जो तीनों मुद्दे हैं, तीनों काफ़ी एनालिसिस की डिमांड रखते हैं और इसलिए थोड़ा सा लेंदी भी है। कोई बात नहीं, तीनों मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से पहला है जम्मू और कश्मीर में ड्रग तस्करी और आतंकवाद के बीच में खतरनाक गठजोड़। खासतौर से जम्मू रीजन में जो है ड्रग तस्करी का मामला बहुत तेज़ी से देखा जा रहा है पिछले 3-4 सालों में, और इसका कहीं न कहीं आतंकवादी घटनाएं जो वहाँ पे हो रही हैं उससे संबंध भी जोड़ा जा रहा है, तो इसको समझेंगे हम। दूसरा मुद्दा है कि साझा संसाधन या कॉमन्स ये क्या होता है और इसका प्रबंधन या इसके गवर्नेंस को लेकर जो सामुदायिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पिछले सप्ताह या इसी महीने की शुरुआत में, नहीं पिछले महीने दिल्ली में एक करीब 500 लोगों का एक सम्मेलन हुआ था। इसी साझा जो रिसोर्स है या कॉमन्स जिसे बोलते हैं, कॉमन्स वो जो किसी सरकार, किसी व्यक्ति या किसी संस्था के अधिकार क्षेत्र में न हो, जो पूरी मानवता के लिए होता है, उसे कॉमन्स बोला जाता है। उसके प्रबंधन को लेकर क्या किया जाना चाहिए और ख़ासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में कॉमन्स के प्रबंधन को लेकर इसमें मुद्दे उठाए गए हैं और हम इसमें काफ़ी डिटेल में समझेंगे कि कॉमन्स क्या होता है, किन किन रूपों में होता है, उनका प्रबंधन किस तरह से होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे कैसे होता है, और उससे जो भी उसका दृष्टिकोण है उसके प्रबंधन को लेकर उसको भी समझने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तीसरा है देश में विनिर्माण क्षेत्र में जड़ता रहने से निम्न कौशल और उच्च कौशल की नौकरियों के बीच में नौकरियों के बीच में अंतर बढ़ता जा रहा है। इसी महीने की शुरुआत में विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली थी और ये बताया था कि भारत में नौकरियों की उस तरह की स्थिति नहीं है जैसा होना चाहिए। उसके लिए कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें स्टेग्नेशन है, उसमें ध्यान देने के बावजूद भी उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हो रही है। उसको लेकर जो है कुछ कारण बताए हैं विश्व बैंक ने, और ये इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेनेशन है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे। भारत में रोजगार को लेकर क्या किया जाना चाहिए, और इसी पर आधारित ये 5 MCQ रहेंगे जो हर बार की तरह रहते हैं। जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत के लिए एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रखता है। आज़ादी के समय से ही वो चिंताग्रस्त स्थिति में पड़ा है। 90 के दशक के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की लहर शुरू होती है और उसके पीछे कहीं न कहीं ये भूमिका जो देखी जाती है वो पाकिस्तान की हुक्मरान यानी वहाँ की सेना, वहाँ की ISI और वहाँ के जो रेडिकल इस्लामिक संगठन हैं उनका आपस में गठजोड़ भारत को कई टुकड़ों में बांटने का एक अभियान चलाता है, क्योंकि 3 बार भारत से युद्ध कर चुका होता है और उसमें उसको असफलता ही मिलती है। और वो जो ऑपरेशन टोवाक के नाम से चलाता है, पहले जो है खालिस्तान के नाम पे पंजाब में, फिर जम्मू कश्मीर में, फिर भारत के अन्य हिस्सों में वो चलाने की कोशिश करता है। ठीक है, उसमें जो उसकी सबसे खास जो वजह थी वो ये था कि वो चाहे खालिस्तान को चलाने का हो जो आज भी चल रहा है, या जम्मू कश्मीर में खालिस्तान वाले में ड्रग्स की तस्करी और आतंकवाद का गठजोड़ देखा जा रहा था, क्योंकि ISI इस जो ड्रग्स मनी का ही इस्तेमाल जो है इस ऑपरेशन टोवाक को चलाने के लिए कर रही थी। ड्रग्स के मामले उतने तो नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में पिछले 4-5 सालों में जो है जम्मू कश्मीर, खासतौर से 2019 के बाद से जब 370 हटा है, तब से जो है वहाँ पे आतंकवाद की घटनाएं उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन ड्रग्स की मामले बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। ड्रग्स की तस्करी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ड्रग्स की तस्करी और आतंकवाद में खतरनाक गठजोड़ देखा जा रहा है। इसको लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP का कहना है कि यह जो पाकिस्तानी संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, उनके द्वारा जम्मू कश्मीर के लोग जो कि आतंकवाद की जगह शांति को अपना रहे हैं उनको दंड देने की एक कार्रवाई है कि आतंकवाद अगर ख़त्म होगा तो ड्रग्स में हम यहाँ के युवाओं को बर्बाद कर देंगे, जैसा कि उन्होंने पंजाब में किया था कि आतंकवाद ख़त्म होने के बाद ड्रग्स का मीनेंस आज भी किसी न किसी रूप में चल रहा है। चलिए आइए इसको समझते हैं, इस गंभीर मुद्दे को। परिचय के रूप में देखें तो जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा की तुलना में जम्मू क्षेत्र में लगी सीमाएं जम्मू कश्मीर में मादक पदार्थों की तस्करी में प्रमुख भूमिका निभाती हैं
और ख़ास तौर से महिलाओं को मादक पदार्थों को सीमा पार पहुंचाने के लिए तेजी से तैनात किया जा रहा है। यानी कुछ उसके जो सिम्टम दिख रहे हैं कि जम्मू क्षेत्र में ज़्यादा ड्रग की तस्करी का मामला दिख रहा है एलओसी की अपेक्षा, और ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं अब उन्हें जो है ड्रग तस्करी जो है पेडलर या ड्रग्स की तस्करी में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि सीमा पर जो है सीमा की रखवाली करने में महिलाओं की संख्या कम है या न के बराबर है। ऐसे में महिलाओं के जरिए ड्रग्स को लाना ले आना छुपा के ज़्यादा आसान होता जा रहा है, ये चीज़ें दिख रहे हैं। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में ये मादक द्रव्यों की आमद में जो तेज़ी से वृद्धि है और सुरक्षा बलों और नागरिकों पर जो हमले में तेज़ी हुई है, इसमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इसके वित्त पोषण में ये ड्रग पदार्थों की जो से पैसा आ रहा है उसका योगदान है। और इसको लेकर कई तथ्य सामने आए हैं, विश्लेषण करने पर, सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण करने पर कई तथ्य सामने आए हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे जम्मू कश्मीर में आतंक और ड्रग्स का समानांतर नेटवर्क चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में पिछले साल साक्षात्कार दिए थे जम्मू कश्मीर के, अब तो पूर्व हो गए हैं, उस समय के महानिदेशक दिलबाग सिंह। उनका कहना था कि ड्रग का खतरा उग्रवाद से कहीं ज़्यादा गंभीर है। सोचिए, जम्मू कश्मीर जो कि आतंकवाद प्रभावित, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ के डीजीपी का कहना है कि ड्रग का खतरा आतंकवाद से कहीं गंभीर है, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्रेरणा भी लेते हैं। कैसे? उनका कहना है, उनका कोट अनकोट है कि पाकिस्तानी एजेंसियां जो पहले आतंकवाद के धंधे में थी ने आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया है, कि आतंकवाद के लिए जो पैसा चाहिए वो ड्रग्स के जरिए जाए। साथ ही साथ समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्यों नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को आतंक के बजाय शांति चुनने के लिए देखा गया है कि 2019 के बाद जब धारा 370 हुआ था तो ये लगा था कि वहाँ पे आग लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। कुछ सरकार की शक्ति और व्यवस्था के कारण जो है वहाँ पे वो सब कुछ नहीं हुआ। तब ये लोगों ने कहा कि अब वहाँ के लोगों को, डीजीपी का कहना है कि वहाँ के लोगों को दंड देना है, इसलिए आतंकवाद को ड्रग्स के साथ मिलाया गया है। और ये अपनी नीति का इनका हिस्सा बन गया है कि ड्रग्स के जरिए एक तो जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उनका वित्त पोषण करने में आसानी होगी, दूसरे वहाँ के लोगों को, समाज को बर्बाद कर देना है, क्योंकि ये लोग आतंकवाद की जगह जो है शांति और विकास को चुन रहे हैं। ये बात डीजीपी का कहना है। और ऐसा उन लोगों ने, पाकिस्तानी संस्थाओं ने, एजेंसियों ने, आईएसआई ने पंजाब में भी किया है, क्योंकि देखिए राज्य का उग्रवाद बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन ड्रग्स की समस्या पहले की तरह ही पंजाब में खतरनाक बनी हुई है। और पूर्व डीजीपी का कहना है कि जम्मू कश्मीर भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये एक गंभीर मुद्दा है। सिर्फ इसे ड्रग ट्रैफिकिंग, इसलिए वो कह रहे हैं कि उग्रवाद से भी ज़्यादा खतरनाक है ड्रग ट्रैफिकिंग। और पंजाब के मामले में तो देख ही लिया जाए कि उग्रवाद समाप्त कर लिया गया है, लेकिन ड्रग ट्रैफिकिंग का मामला आज भी पंजाब के युवाओं को वह दूषित कर रहा है। और ये बात देखिए कह रहे हैं आगे कि अक्सर ड्रग और हथियारों की तस्करी पाकिस्तान से एक साथ की जाती है, हथियारों को उग्रवादियों तक पहुंचाया जाता है और नशीले पदार्थों की आय का एक हिस्सा सीमा पार बैठे संचालकों और जो उग्रवादियों के हैंडलर हैं उनको लौटा दिया जाता है, बाकी हिस्सा तस्करों द्वारा साझा किया जाता है। ये जो ड्रग के जो तस्कर होते हैं, इनको ले आने में जैसे आतंकवादी जा रहा है, उनके पास घुसपैठ करने के तमाम रास्ते हैं, उनको पता है, उसी जरिए वो ड्रग्स भी ले आते हैं, हथियार भी ले आते हैं, ड्रग्स भी ले आते हैं। और ड्रग्स के बाद जो उसका पैसा जाता है, वो कुछ पैसा वहाँ पे जो तस्कर रहते हैं उनको चल जाता है, कुछ पैसा वहाँ पे जो पाकिस्तान में हैंडलर बैठे हैं उनके खर्चे के लिए चला जाता है, और बाकी पैसा जो आतंकवादी अपना व्यक्तिगत काम करते हैं उनके लिए किया जाता है। कई सारे रिपोर्ट्स बताते हैं कि वहाँ पे ड्रग्स के लिए, ड्रग तस्करी में जो लोग इन्वॉल्व हैं हर महीने लगभग 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, और ये इतनी बड़ी राशि के लिए जो है वो कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। देखिए, ड्रग तस्करी आतंकवाद के वित्त पोषण का शीर्ष स्रोत है, साथ साथ चल रहा है, लेकिन उसके आतंकवाद के वित्त का पोषण का शीर्ष स्रोत है। क्यों कह रहा है? क्योंकि कुछ अनुमान जो है तथ्य है। पिछले 3-4 सालों में जम्मू कश्मीर में उच्च तीव्रता वाले आतंकवादी हमलों में वृद्धि हुई है, खासतौर से जम्मू क्षेत्र में, और मादक पदार्थ जो है इसमें प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक हैं। और इस खतरे पर अंकुश लगाना सुरक्षा प्रतिष्ठानों के लिए एक बड़ी चुनौती
हो रही है। खासतौर से जम्मू संभाग के मैदानी इलाके राज्य में ड्रग्स के लिए एक प्रमुख प्रवेश बिंदु बन रहे हैं। 3-4 सालों में आतंकवादी हमलों में वृद्धि हो रही है, जम्मू क्षेत्र में ज़्यादा हो रही है, जम्मू संभाग में ड्रग्स के मामले ज़्यादा देखे जा रहे हैं। और देखिए आंकड़े देखिए, 2019 से अब तक राज्य और पुलिस अनुसुरक्षा बलों द्वारा 700 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1400 करोड़ रुपए है। उसी दौरान जो है 2500 किलोग्राम चरस, 1 लाख किलोग्राम अफीम डेरिवेटिव्स भी जब्त किए गए हैं। इतना तो जब्त किया गया है, इसका मतलब ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि जैसे जैसे ड्रग्स का मीनेंस बढ़ रहा है और उसका आतंकवाद के जो घटनाएं हो रही उसमें डायरेक्ट संबंध दिखाई दे रहा है। ये उदाहरण आपको बताते हैं। साथ ही में मादक पदार्थों की जो तस्करी है वो आतंकवादी वित्त पोषण के शीर्ष में क्यों बन रहे हैं, क्योंकि इधर बीच पहले कई सारी, जैसे जब 370 था तो कई सारे ऐसे प्रावधान थे उनके अपने, जिनके कारण वहाँ पे बड़े आराम से मनी लॉन्ड्रिंग हो जा रही थी। लेकिन एनआईए ने जो है वहाँ के जो स्रोत है, एजेंसी है, उस पर काफ़ी वित्त पोषण वाले जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे उसमें आप सेपरेटिस्ट हों, उनके खाते तोड़ना, उनके बैंकों के कर्मचारियों को पकड़ना पूरा ध्वस्त कर दिया है। साथ ही में कोरोना के कारण पाकिस्तान की भी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है। तो अब विकल्प क्या था? विकल्प वही था कि जो अफगानिस्तान में ड्रग्स की खेती से पैसा आता था, पाकिस्तान अफगानी क्षेत्र, उसी को भारत में आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए लगाया जाए। ठीक है। साथ ही में एक और ही फायदा है कि आतंकवाद को वित्त पोषित करने के अलावा जो ड्रग तस्कर हैं, ये अकेले हमले करने के लिए युवा भी उन्हें उपलब्ध करा देते हैं, क्योंकि इन तस्करों का पहचान ऐसे होती है जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं। उसमें ऐसे युवा जो भटके हो सकते हैं या पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनको लोन वुल्फ अटैक के लिए या जो अकेले किसी पर हमला करने के लिए ट्रेंड किया जाता है, जो नया टेंडेंसी चल रही है जो है जम्मू कश्मीर में, उसके लिए ये युवा भी ड्रग तस्कर उनको आसानी से उपलब्ध करा दे रहे हैं। यानी ड्रग तस्कर और आतंकवादी नेटवर्क न केवल साठगांठ मिले जुले हैं, बल्कि एक दूसरे को बढ़ावा देने में मददगार हो रहे हैं। एक और चीज़ें वहाँ दिखाई दे रही है, वो है महिला ड्रग तस्करों का इस्तेमाल। ठीक है, देखा गया है कि जैसे सामान्य तौर पे एलओसी के आसपास ड्रग के पैकेट गिरा दिए जाते हैं और वहाँ से जो है कुली, किसान या यहाँ तक कि एलओसी के बाढ़ के पास में जो गांव में वहाँ पे सरकारी कर्मचारी भी रहते हैं, वो सब मिल के बाढ़ के पार खेप को पास कराने में भूमिका अदा करते हैं। साथ ही सुरक्षा प्रतिष्ठानों को पता चला है कि महिला पुलिसकर्मियों की अनुपस्थिति से क्रॉसिंग पॉइंट जो बॉर्डर का होता है, वहाँ से ड्रग ले जाने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल बढ़ गया है, या जो भी जम्मू से या सुरक्षा वहाँ से कहीं आसपास ले जाते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें बढ़ गई हैं। और ज़्यादातर तस्करी शादी, अंतिम संस्कार और मेडिकल मामलों जैसे भीड़ वाले आयोजनों के दौरान किया जा रहा है। और ये भी एक चिंता है कि ये जो जम्मू कश्मीर में ड्रग्स की इस तरह से जो आमद हो रही है, ये जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ा देगा, वहाँ के युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहा है। साथ ही साथ उस जो पैसा है उसका इस्तेमाल देश के अन्य हिस्सों में, खासतौर से पंजाब में जो है ड्रग्स की तस्करी और आतंकवाद को फैलावा देने में जो है फिर से बढ़ावा देने में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा रिपोर्ट्स में आई है। तो ये एक गंभीर मुद्दा है, इसको देख लीजिएगा। अगला मुद्दा देखते हैं, साझा संसाधन या कॉमन्स और उन्हें शासित करने में सामुदायिक नेतृत्व की भूमिका। देखिए साझा, जैसे सपोज दैट कि कुछ उदाहरण बताता हूँ, जैसे कि डीप सी, गहरा सागर, अंतरिक्ष, अंटार्कटिका का द्वीप समूह, या कोई नदी, कोई झील, कोई वन संसाधन, शहरों में पार्क, ये सब किसी एक व्यक्ति के नहीं होते हैं, ये सब साझा विरासत होते हैं, सभी के होते हैं, मानवता के होते हैं, ये माना जाता है। लेकिन एक समस्या ये होती है कि ये जो कि सभी के होते हैं, ऐसे में इनका प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता है कि किसका उत्तरदायित्व होता है। इसलिए कई तो उसको साझा की आपदा भी कहते हैं, कि ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, कि जो चीज़ सबका है वो किसी का नहीं होता है, ये वाली भावना आ जाती है और वो उसमें उसका प्रबंधन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई लोग उसको सलाह देते हैं कि जो भी कॉमन्स चीज़ें हैं, जो भी सभी लोगों के लिए है या समस्त मानवता के लिए है, उसका प्रबंधन या तो राज्य करे या तो बाजार करे। लेकिन
कुछ अन्य लोग ऐसा मानते हैं और कई ऐसे जो है अनुसंधान भी किए गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि अगर साझा संसाधनों का जो है प्रबंधन सामुदायिक नेतृत्व या कम्युनिटी द्वारा किया जाए और उसको अधिकारिता दिया जाए समुदाय को साझा संसाधनों पर, तो वह बेहतर संसाधन प्रबंधन साझा संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकता है। जैसे एक उदाहरण है कि भारत में 2006 में जो फॉरेस्ट राइट एक्ट या जो एक्ट आया था उसमें जो है परंपरागत रूप से वनवासी जो थे उनको वन पे साझा स्वामित्व सामुदायिक स्वामित्व दिया गया था और उसके द्वारा कहीं न कहीं सकारात्मक परिणाम भी दिखाई दे रहे थे, जबकि उसके पहले वनों के संसाधन की पूरी जिम्मेदारी सरकार की थी। तो अभी दिल्ली में एक आयोजन हुआ था, कई सारे एनजीओ के संगठन के करीब 500 लोग जो इकट्ठा हुए थे और उनका कहना है कि भारत में बहुत बड़े मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में वनों को छोड़कर भी कई सारे साझा संसाधन हैं उन जिनका महत्व काफ़ी है, जिनमें लगभग 35 करोड़ लोग जिन पे आश्रित हैं, उनको भी केंद्र सरकार एफआरए के तहत ही एक मॉडल कानून ला दे जिसका इस्तेमाल करके विभिन्न राज्य सरकारें सामुदायिक नेतृत्व को आगे बढ़ाएं। ठीक है, आइए चलिए हम इसको डिटेल में देखते हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि पिछले महीने दिल्ली में वन, सामुदायिक भूमि, झीलों, नदियों जैसे साझा संसाधनों के संरक्षण, बहाली और शासन पर अपनी तरह का पहला संवाद या आयोजन किया गया, जिन्हें आमतौर पर कॉमन्स या साझा संसाधन कहते हैं। किसे? वन, सामुदायिक भूमि, झील, नदियाँ। ठीक है, 3 दिवसीय कार्यक्रम में 500 से अधिक लोग शामिल हुए थे, जिनमें से अधिकांश भारत के विभिन्न हिस्सों में जमीनी स्तर के संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये सब कॉमन्स के शासन के लिए, यानी जो साझा संसाधन उसके शासन के लिए अधिक समावेशी और समुदाय नेतृत्व वाले ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था। ये जो आयोजन किया गया था कि जो साझा संसाधन हैं उनका प्रशासन अधिक समावेशी होना चाहिए और समुदाय या कम्युनिटी लीडरशिप में होना चाहिए। इसी को जागरूकता बढ़ाने के लिए ये संसाधन और ये आयोजन किया गया है। तो आइए हम जागरूकता बढ़ा लें, पहले समझ लें कि साझा संसाधन या कॉमन्स क्या होते हैं। जागरूकता बढ़ाना है ना, तो पहले तो ये समझें कि साझा संसाधन और कॉमन्स होते क्या हैं और कितने कितने प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो देखिए, कॉमन्स एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन संसाधनों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो किसी व्यक्ति, समूह या सरकार के स्वामित्व में नहीं होते हैं, बल्कि पूरे समुदाय के होते हैं और उनके द्वारा साझा किए जाते हैं। जैसे कि शहरों में कोई पार्क हो, कोई झील हो, या गांव में कोई तालाब हो, जो आप उसको कह सकते हो कि बंजर भूमि हो, चारागाह हो, वन हो, नदियां हो, झील हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, देखिए, जंगल, स्थानीय तालाब, चारागाह भूमि, नदियां, पवित्र स्थल सभी कॉमन्स हैं। शहरी क्षेत्रों में पार्क और झीलें साझा संसाधन का या कॉमन्स के उदाहरण है। ये सब तो दृश्य उदाहरण है, कुछ अदृश्य भी उदाहरण है या अमूर्त अवधारणा भी कॉमन्स के होते हैं। जैसे भाषा किसी एक की तो है नहीं, या सरकार की है, पूरे समाज की होती है, समुदाय की होती है। लोक नृत्य, स्थानीय रीति रिवाज, पारंपरिक ज्ञान, ये सभी भी साझा संसाधन या ट्रेडिशनल नॉलेज, ये सब भी कॉमन्स या साझा संसाधन भी होते हैं। केवल दृश्य नहीं, अदृश्य भी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कई सारे कॉमन्स हैं, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र जो पोलर एरिया है, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र, डीप सी या जो राज्यों की 200 नॉटिकल माइल के बाहर की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बाहर के समुद्र हैं, ये सब वैश्विक कॉमन का माना जाता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, जैसे ध्रुवीय, अंटार्कटिक, आर्कटिक, या इसी में फिर बाहर अंतरिक्ष, चंद्रमा और अन्य ग्रह निकाय भी जो है, ये सब भी वैश्विक कॉमन का हिस्सा हैं। यह किसी भी देश को इन क्षेत्रों का स्वामित्व लेने की अनुमति नहीं है, भले ही हर कोई कुछ प्रकार की गतिविधियों के लिए उनका उपयोग तो कर सकता है, लेकिन किसी के स्वामित्व में ये सारे चीज़ें नहीं होते हैं। डिजिटल युग में अधिकांश इंटरनेट और ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर हैं उन्हें भी डिजिटल कॉमन्स या डिजिटल साझा संसाधन के रूप में माना जाता है। तो ये सारे संसाधन कॉमन्स हैं, यानी इनके कई सारे रूप हैं, और वो चीज़ें जो किसी एक व्यक्ति, संस्था, सरकार के अधीन न हो के पूरे समुदाय या पूरे मानवता का हो, उसके कई सारे रूप होते हैं, मूर्त से लेके अमूर्त से होकर राष्ट्रीय से लेके अंतर्राष्ट्रीय से लेके डिजिटल तक विभिन्न रूप इसमें बताया गया है। अब प्रश्न है कि
ये जो साझा संसाधन या कॉमन्स हैं, इनके शासन और संचालन की चुनौती। देखिए, कहा जाता है कि एक गांव में कहावत है कि गरीब की जोरू सबकी भौजाई, या जो कमज़ोर होता है वो सबका होता है, और एक ये भी कहा जाता है जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। यानी जो चीज़ कॉमन है, लोग उसको क्या करते हैं कि अपने वो कि कॉमन चीज़ों को अपना बना लेते हैं, और उसकी देखभाल करने के लिए मैं क्यों, यानी जो चीज़ें लाभ लेना है तो सब कुछ लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब देखभाल करने की बात आती है तो उसको कोई लोग तैयार नहीं होते हैं। और यही बात जो है, देखिए, उनको बनाए रखने, संरक्षित रखने और अस्थायी रूप से उपयोग करने की आवश्यकता को हमें करता है, क्योंकि संसाधन सभी के लिए सुलभ हैं। इसके कारण उनका अत्यधिक दोहन और उनके क्षति का भी खतरा हो जाता है। और चूंकि कॉमन्स का स्वामित्व किसी के पास नहीं है, इसलिए उनकी देखरेख और रखरखाव की जिम्मेदारी एक अक्सर समस्या बन जाती है। और इस प्रकार अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कॉमन्स के प्रतिबंध के लिए व्यवस्थाएं बनी हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के लिए भी बना है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर अभी समस्या बनी हुई है। जैसे कॉमन्स को जो है ग्रामीण क्षेत्र के स्तर पे शासन से जुड़ी समस्या कॉमन्स को लेकर बना हुआ है, क्योंकि ये परिभाषित नहीं है कि चरागाह भूमि किसकी है, लोग कब्जा कर लेते हैं, बंजर भूमि किसकी है, लोग कब्जा कर लेते हैं, और ऐसे में स्थानीय समुदाय इसमें शामिल होते हैं। लेकिन ज़्यादातर मामलों में इन सामान्य स्थानों के प्रबंधन के लिए संसाधन या कानूनी मंजूरी का अभाव होता है। और इसी ग्रामीण स्तर पर जो कॉमन से जुड़ी समस्या है, इसी के लिए जो पिछले महीने जो आयोजन हुआ था, वो इसी तरह के कॉमन्स के मुद्दों के शासन को उठाया था। अब ये है कि साझा संसाधन या कॉमन्स को लेकर दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। जैसे पहले अभी मैंने बताया ना कि जो सबका है वो किसी का नहीं है, यानी लोग उसमें उसके रिसोर्स, उसके लाभ को तो लेने के लिए जाएंगे, लेकिन उसकी जिम्मेदारी के लिए कोई तैयार नहीं होता है। ये जो बात कही जाती है कॉमन्स की त्रासदी, है ना, डिजास्टर ऑफ कॉमन्स कही जाती है, ट्रेजेडी ऑफ, डिजास्टर नहीं बल्कि ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स कही जाती है। और एक अतीत में देखिए माना जाता था कि स्थानीय स्तर पर चरागाह भूमि या जल निकायों जैसे कॉमन्स अत्यधिक दोहन या विनाश से बच नहीं सकते हैं, और इसका उपयोग करने वाला हर व्यक्ति अपने लिए अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करेगा। इसे कॉमन्स की त्रासदी के रूप में 1968 में पारिस्थितिकी अर्थशास्त्री गैरेट हार्डिन एक पारिस्थितिकी अर्थशास्त्री थे। इन्होंने उदाहरण दिया कि जो कॉमन संसाधन होते हैं उसका ज़रूरत से ज़्यादा लोग दोहन करेंगे, क्योंकि वो फिर किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आते हैं, स्वर्ग सुलभ होते हैं। और फिर इन्होंने सुझाव दिया था कि एकमात्र इन व्यवहार समाधान या तो सरकार के पास हो, यानी जो सरकार हो वो प्रबंधन करे, या तो बाजार जो हो वो इनका प्रबंधन करे। सरकार करेगा तो सभी का करेगा, सभी के लिए करेगा, और जो बाजार करेगा तो जो ज़्यादा कीमत चुकाएगा, जो उसकी कीमत चुकाएगा वो देगा, तो उसका भी उस तरह से भी संसाधन को बचाया जा सकता है। ऐसा कहते हैं गैरेट हार्डिन साझा संसाधनों को लेकर। और देखा भी जा रहा है, जैसे अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखोगे तो ज़्यादातर संसाधन सरकार या सरकारी संस्थाओं द्वारा ही उसको गवर्न किया जाता है। पंचायत, शहरी क्षेत्रों में देख लो तो पार्क आदि का भी जो है नगर पालिकाएँ करती हैं, और कई जगह तो निजी क्षेत्र को उसे दे दिया गया है कि अब एडवर्टीजमेंट आदि चीज़ें करिए और उसका प्रबंधन करिए। तो ये इसमें कोई कमी नहीं। लेकिन एक और अवधारणा कि सिर्फ कॉमन्स की त्रासदी ही नहीं है, एक और अवधारणा दी इसके अगेंस्ट सामुदायिक नेतृत्व की आवश्यकता, और ये दिया एलिनोर ऑस्ट्रम नाम है इनका। ये नोबेल पुरस्कार से प्राप्त पहली महिला रही हैं अर्थशास्त्र में। इनको जो है इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था। देखिए इसमें जो ऑस्ट्रम था उसमें ऐतिहासिक शोध ने इस दृष्टिकोण को उलट दिया, यानी ट्रेजेडी ऑफ जो कॉमन्स है उस दृष्टिकोण को उलट दिया कि दुनिया भर में ये देखिए स्थानीय समुदायों के साथ उन्होंने कई सारे फील्ड स्टडी किए और बहुत सारे सबूत दिखाए कि समुदाय के नेतृत्व वाली शासन संरचनाओं में के परिणाम स्वरूप सामान्य स्थानों का अधिक टिकाऊ प्रबंधन हुआ। ये दिखाती हैं। देखिए उसको समझने की है कि यह भी पाया कि सरकार या बाजारों का हस्तक्षेप कॉमन के प्रबंधन का एकमात्र तरीका नहीं है, बल्कि उसकी जगह उन्होंने कहा जो सामुदायिक नेतृत्व है उसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसका प्रबंधन हो सकता है। और ये बातें वो कहती हैं अपनी
पुस्तक है गवर्निंग द कॉमन्स द एवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर कलेक्टिव एक्शन। इसके लिए 2009 में इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला था और किसी महिला को अर्थशास्त्र के लिए पहला पुरस्कार मिला था। इनके विचार जो है अब ज़्यादा माने जाने भी लगे हैं। दुनिया के कई हिस्सों में जो कॉमन्स या साझा संसाधन हैं उनकी ये संरचनाओं का ऋण भी बन गए हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में वन अधिकार अधिनियम आया है, 2006 में आया है, लेकिन इनकी किताब के पहले ही आया है, लेकिन विचारधारा तो चीज़ें होती रहती है। इसमें इन्होंने वन अधिकारों के प्रबंधन को लेकर जो पहले व्यवस्था थी अंग्रेजों के समय से अब पहले थी, बाद में सरकार उनको लगा कि वन अधिकारों को जो है सरकार का होना चाहिए और उसको बाजार यानी जो ज़्यादा कीमत चुकाया जाता है वन संसाधनों की उपज लेने के अधिकार उसको दिए गए थे। लेकिन उसके कारण बहुत सारी समस्याएं हुई और वनों का पतन होता चला गया। 2006 के इस वन अधिकार अधिनियम एक्ट जो है अधिनियम में साझा वन संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक कम्युनिटी लीडरशिप मॉडल लाया गया और ये अधिनियम वनवासियों को वन क्षेत्रों में रहने और अपनी आजीविका चलाने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्वामित्व का अधिकार देता है। और ये एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है क्योंकि इसने भूमि पर वनस्पतियों के कानूनी अधिकारों को मान्यता दी। ये एक बेहतर उदाहरण था किसका? साझा संसाधनों या कॉमन्स का सामुदायिक नेतृत्व का। FRA के तर्ज पर केंद्र सरकार एक मॉडल कॉमन बिल बनाए। जो अभी आयोजन किया गया था दिल्ली में, उसमें ये बात आयोजकों ने उठाई कि FRA जो है वन भूमि के लिए एक अच्छा मॉडल, FRA मतलब फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन भूमि के लिए एक अच्छा मॉडल है, लेकिन अन्य आम संसाधनों विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए समान रूपरेखा विकसित करने की आवश्यकता है जिन्हें आधिकारिक तौर पर बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बंजर भूमि जो है वो वन संसाधनों के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है और बहुत बड़ी मात्रा है। भारत में लगभग 1/4 भूभाग यानी लगभग 205 मिलियन एकड़ यानी 20 करोड़ 50 लाख एकड़ का अनुमान है कि ये साझा भूमि के रूप में है, जिसमें सामुदायिक वन हैं, चारागाह हैं, जल निकाय हैं शामिल हैं और 35 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए इन साझा संसाधन या कॉमन्स पर निर्भर करते हैं। इन साझा संसाधनों से वस्तुओं और पारिस्थितिकी सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से सालाना लगभग 6.6 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक मूल्य भी उत्पन्न होता है। अभी जैसे मैं बताऊं, ये जो चरागाह वाले मामले हैं, कई सारे हाई कोर्ट्स में जो परंपरागत चरवाहे लोग हैं उन्होंने अपने अधिकारों को चरागाह करने के अपने अधिकारों को उस पर स्थापित भी किया है और ये मामला धीरे धीरे बढ़ भी रहा है कि जो ऐसे ज़मीन है जैसे जो जंगल है उनका तो चलो FRA में जो कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे सामुदायिक वन हैं, चारागाह है, जल निकाय है जो ग्रामीण क्षेत्र में है जिनकी अधिकारिता कोई बहुत निर्धारित नहीं है। उसको लेकर इन लोग कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में जो है जितने भी काम करने वाले गैर सरकारी संगठन है वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार इनको लेकर एक मॉडल कानून बनाए, मॉडल कॉमन्स कानून बना दे, जिसका राज्य जो है अनुकरण करके साझा संसाधनों में सामुदायिक नेतृत्व को बढ़ावा दे। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल रहा है। अगला जो हमारा न्यूज़ है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें इसी महीने की शुरुआत में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई थी भारत को लेके, जिसमें कई अच्छी बातें की गई थी, लेकिन कुछ ये भी कहा गया था कि भारत में या देश में विनिर्माण क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें ठहराव है, स्टेग्नेशन है, जिसके कारण निम्न और उच्च कौशल जो रोज़गार है उसमें अंतर बढ़ रहा है। यानी कि भारत में जो रोज़गार की स्थिति है वो हमारे अर्थव्यवस्था के साथ अनुकूलित नहीं है। जबकि इस सर्वे में जो 2023-24 का सर्वे है इसमें भी बताया गया है कि 140 अरब की जो जनसंख्या है और जो डेमोग्राफी है उसके साथ हर साल करीब भारत को 75 से 80 लाख जो है नए रोज़गार को जनरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम उसके साथ कोप कर सकते हैं। और ये रोज़गार आएगा कहाँ से? क्योंकि भारत में अभी तक जिस बल जो है, जो अर्थव्यवस्था का विकास है वो ज़्यादातर सेवा क्षेत्र ओरिएंटेड है और सेवा क्षेत्र में हाई स्किल लेबर्स को जो रोज़गार है लेकिन रोज़गार की संख्या कम है। जबकि उसके वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ समायोजित कर सकता है, लेकिन उसका विकास नहीं हो रहा है और लगभग स्टेगनेट 14% GDP के स्टेगनेट वो बना हुआ है और उसको लेकर कुछ खमियां हैं
उन खामियों को दूर करने की ज़रूरत है। अगर उनको दूर कर लिया जाता है तो भारत निश्चित रूप से जो ये उच्च आय और निम्न आय का जो रोज़गार में कमी है, यानी उच्च आय वाली रोज़गार बढ़ रही है, निम्न आय वाली रोज़गार घटती जा रही है, जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है, निम्न कौशल वाली जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग उसी निम्न कौशल वाले रोज़गार के लिए सक्षम है, वो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं मामला क्या है। तो देखिए, पिछले 2 दशकों में भारत की आर्थिक वृद्धि सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग और वित्त द्वारा तेजी से संचालित हुई थी। लेकिन ये कह रहे हैं कि सदी के शुरुआत से सेवा क्षेत्र का विस्तार तो हुआ, लेकिन परिधान और जूते जैसे पारंपरिक उद्योगों में उल्लेखनीय गिरावट के साथ हुआ। यानी एक तरफ हमारा सेवा क्षेत्र बढ़ा, उसी समय उसी साल साथ परिधान और जूते जैसे जो परंपरागत उद्योग था उसमें भी गिरावट हुई, जिससे लाखों कम कुशल श्रमिकों को आजीविका जो ये प्रदान कर रहा था उनके लिए संकट हो गई है। और जो विनिर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, उसमें भी स्टैग्नेशन की स्थिति है, जो लगभग 14% पर बना हुआ है, और ये लक्षित 25% का जो हमने लक्ष्य कर रखा है उससे काफ़ी कम है। इन सबसे उच्च कुशल और कम कुशल नौकरियों के बीच खाई और बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है इसको और डिटेल में देखें तो देखिए, निम्न और उच्च कौशल वाली नौकरियों में अंतर बढ़ रहा है। देखिए, योग्य आईआईटी पेशेवरों के एक बड़े समूह के लिए रोजगार सृजन और आय के स्तर में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में कई सारे डाटा एनालिटिक्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हब स्थापित किए गए, जिन्हें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कह रहे हैं। लेकिन विनिर्माण क्षेत्र में कमजोरियों के कारण भारत का कपड़ा उद्योग बांग्लादेश से पिछड़ गया है, मशीनरी में हम थाईलैंड से पिछड़ गए हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम वियतनाम से पीछे रह गए हैं। और ये देश भर में कम कुशल नौकरियों के सृजन में लगातार असफलता या गिरावट की बात हो दिखाई दे रही है। अर्थशास्त्री इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि 1.4 अरब की आबादी वाला देश केवल सेवा क्षेत्र पर निर्भर नहीं रह सकता है, और उसे रोजगार सृजन में योगदान देने के लिए अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की आवश्यकता है। सर्वेक्षण भी कहता है कि भारत बढ़ते कार्यबल को समायोजित करने के लिए गैर कृषि क्षेत्र में सालाना लगभग 78.5 लाख नौकरियों को पैदा करने की आवश्यकता है। यानी 78-79 लाख यानी 80 लाख नौकरियां गैर कृषि क्षेत्र में हर साल हमें पैदा करने की ज़रूरत है, हमारा आर्थिक सर्वेक्षण भी कहता है। तो देखिए, भारत में संप्रधान नौकरियों में गिरावट आई है, अर्थव्यवस्था बढ़ी है, उच्च स्किल जॉब बढ़ा है, लेकिन संप्रधान जो नौकरियां हैं उनमें गिरावट आई है। कैसे पता चला है? तो देखिए, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है, इसमें इस एक चिंताजनक प्रवृत्ति की पहचान की गई है कि पिछले 1 दशक में भारत में निर्यात से संबंधित नौकरियों में गिरावट आई है। यानी निर्यात तो बढ़ा है, लेकिन उस निर्यात के बढ़ने से नौकरी उतना नहीं मिला जीडीपी के परसेंटेज के रूप में। देखिए, निर्यात से जुड़े प्रत्यक्ष रोजगार 2012 में कुल घरेलू रोजगार का 9.5% था, लेकिन 2020 में ये 6.5% ही रह गया। यानी जिस स्तर से निश्चित रूप से घरेलू रोजगार बढ़ा होगा, लेकिन उसके प्रतिशत के रूप में निर्यात से रोजगार कम हो गया। क्यों? क्योंकि विश्व बैंक कहना है कि भारत के लिए निर्यात बास्केट में सेवा क्षेत्र और उच्च कौशल विनिर्माण का प्रभुत्व है। यानी जो हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग है या जो सेवा इंडस्ट्री है, उसी का हम ज़्यादा निर्यात करते हैं, जबकि रोजगार ज़्यादा जनरेट कहाँ होता है? निम्न कम कौशल वाला जो विनिर्माण है उसमें ज़्यादा रोजगार जनरेट होता है। देखिए, चूंकि ये क्षेत्र भारतीय कार्यबल के बड़े हिस्से को अवशोषित करने के लिए कम अनुकूल है, इसलिए व्यापार के कारण रोजगार सृजन कम हो रहा है। यानी निर्यात से जो सृजन होना चाहिए रोजगार, वो कम हो रहा है। और विश्व बैंक का जो यह अवलोकन है, भारत के सेवाओं और विनिर्माण के निर्यात की वृद्धि के साथ भी देखा जा सकता है। जैसे देखिए, भारत का सेवा निर्यात दुनिया के वाणिज्यिक सेवा निर्यात का 4.3% है, जबकि जब वस्तुओं पर आते हैं तो वैश्विक व्यापार का हम सिर्फ 1.8% रह जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं सेवाओं के निर्यात में हमारी स्थिति बेहतर है वस्तुओं के निर्यात में, और सेवाओं का निर्यात उतना रोजगार जनरेट नहीं कर सकता है जितना कि वस्तुओं का, और उसमें भी लो स्किल जो लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें ज़्यादा, यानी जो आप एमएसएमई सेक्टर कह सकते हो, उसमें ज़्यादा वो जनरेट होता है। और चिंताजनक स्थिति यह है क्योंकि भारत 2015 से 2022 के बीच कम कौशल वाले विनिर्माण से
यानी ये वो दौर है 15 से 22 के दौरान जब चीन से कम स्किल वाला जो है मैन्युफैक्चरिंग बाहर निकला था, यानी वहाँ से दुनिया के अन्य देशों में उसकी मांग बढ़ी थी, जैसे परिधान है, चमड़ा है, कपड़ा है, जूते हैं। लेकिन चीन की इस भागीदारी की कमी को भारत नहीं ले पाया, बल्कि बांग्लादेश ले लिए, वियतनाम ले लिए, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों में ये रोजगार चला गया, भारत में नहीं आया, क्योंकि भारत में इस तरह की तैयारी नहीं थी। अब ये है कि देखिए, इसी रिपोर्ट में ये भी कह रहे हैं कि सेवा क्षेत्र में वैश्विक क्षमता केंद्रों में वृद्धि हो रही है। यानी भारत का जो उच्च श्रम प्रधान क्षेत्र में विनिर्माण धीमा होने के बावजूद भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए डेटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर विकास केंद्र, ये सब एक प्रमुख बाजार के केंद्र बने हुए हैं। वैश्विक क्षमता केंद्र के रूप में जाने जाने वाले इन केंद्रों की भारत में भरमार है। विभिन्न क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 1600 से ज़्यादा वैश्विक क्षमता केंद्र हैं। और देखा जाए तो हम सेवा क्षेत्र में हमारी वही स्थिति है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन की है। आधुनिक व्यापार, प्रधान, वित्त, उपभोक्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल और शिपिंग जैसी बहुत सारी कंपनियां अपनी जो हाई एंड है, हाई एंड यानी क्या है, डिज़ाइन है, इन्वेंट्री है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन है, परिवहन है, इन तरह की कामों को मैनेजमेंट करने के लिए अपना मुख्यालय भारत में खोल रही हैं। यानी कहीं न कहीं इनके कारण हमारे यहाँ रोजगार की वृद्धि हो रही है, लेकिन वो सारी के सारे रोजगार जो है हाई एंड स्किल वाला रोजगार है। और ये बात दिखाई भी दे रही है कि देखिए, जीसीसी में वृद्धि के बावजूद भारतीय कुशल रोजगार के लिए एक महत्वपूर्ण आईटी सेवा क्षेत्र में हाल ही में भारत में गिरावट भी देखी गई है, क्योंकि 2023 की तुलना में 2024 में ये सब जो प्रमुख कंपनियां हैं, चाहे टीसीएस है, चाहे इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, इन सब में गिरावट आई है और 61,000 से अधिक की कमी आई है। और अभी और भी आंकड़े बता रहे हैं कि फ्यूचर में इसमें कमी आती जाएगी, खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके अनेक रूप आते हुए ये चीज़ें दिखाई देगी। तो ऐसे में अब क्या किया जाए कि भारत की वैश्विक मूल्य श्रृंखला में जो घटती भागीदारी है वो मेन चिंता का विषय है, ये कह रहे हैं। देखिए, विश्व बैंक कह रहा है कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला, वैल्यू चेन, ग्लोबल वैल्यू चेन, अब मैं थोड़ा सा समझा दूं कि जैसे कोई पहले क्या होता था, कोई चीज़ कहीं बनानी है तो वो आस पड़ोस में ही वो सारी चीज़ें लाई जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि स्केल ऑफ इकॉनमी का लाभ उठा के दुनिया में कोई भी चीज़ जहाँ पे, यानी जैसे कोई एक कार बनानी है तो कार के बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, तो वो कंपोनेंट दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उन देशों में बड़े पैमाने पर, जहाँ पे जिस देश के पास उसकी विशेषज्ञता हो, या हो सकता है किसी के पास तकनीकी विशेषज्ञता हो, किसी के पास रॉ मटेरियल हो, किसी के पास पूंजी हो, किसी के पास डिज़ाइन हो, तो उस आधार पे वो चीज़ें वहाँ पे डेवलप की जाती हैं, फिर वापस कहीं एक जगह जाके जोड़ के एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। और ये सब पूरा चीज़ जो है ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा है, जिसमें चीन, ताइवान और सिंगापुर और भी कई सारे देश हैं, उन्होंने काफ़ी बादशाहत हासिल कर रखी है। ठीक है, इसमें जो है भारत, कहा जाता है कि ग्लोबल वैल्यू चेन में जितना ज़्यादा इंटीग्रेशन होगा उतना ज़्यादा ये लो स्किल निर्माण क्षेत्र में नौकरियां पैदा हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि 70% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसी ग्लोबल चेन से ही, ग्लोबल वैल्यू चेन से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन देखिए, आर्थिक विकास के बावजूद भी भारत का वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कम हुआ है। पिछले 5 वर्षों में ग्लोबल वैल्यू चेन में हमारी भागीदारी कम हो रही है, जिसके कारण आप ये समझ लीजिए कि भले हमारा जीडीपी बेहतर हो रहा होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे लो इनकम वाले जो रोज़गार हैं उनकी मात्रा घट रही होगी। विश्व बैंक देखिए, अगर वो कह रहा है कि फर्म स्तरीय डेटा का भी अगर वो कह रहा है, तो ग्लोबल वैल्यू चेन लिंकेज वाले भारतीय निर्यातक ऐसे कनेक्शन के बिना भी उन लोगों की तुलना में बेहतर निर्यात प्रदर्शन और उत्पादों और बाजारों की विविधीकरण करते हैं। हालांकि जो भारत के हैं ग्लोबल वैल्यू चेन वाले, उन्हें कच्चे माल की खरीद में कठिनाइयाँ आ रही हैं और उच्च परिवहन लागत जैसे मुद्दों के कारण ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी घट रही है। क्यों घट रही है? कि हमारे यहाँ कच्चे माल में खरीदारी आ रही है और टैरिफ दर हमारा ज़्यादा है। मई 2023 में नीति आयोग के सीईओ का भी कहना है कि ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत का सीमित एकीकरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत को अपनी भागीदारी में सुधार करने के लिए टैरिफ कम करना पड़ेगा और प्रक्रियाओं को सरल बनाने सहित मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता होगी। अगर आप देख रहे होंगे पिछले एक सप्ताह 10 दिन में भारत द्वारा जो सेमीकंडक्टर को लेकर इतना बल दिया जा रहा है, या और भी जैसे बजट में कई सारे प्रावधान कम किए गए हैं, टैरिफ दरों में कम किए गए हैं, या जो है इंडस्ट्रियल
कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो 12 स्मार्ट इंडस्ट्रियल सेंटर बनाने की बात की गई है, या पूरे भारत में 100 ऐसे सेंटर बनाने की जो बात है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये बात है कि ग्लोबल वैल्यू चेन में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए ही है। लेकिन अभी उसमें काफ़ी कुछ रास्ता तय करना है। और इसमें जो सबसे देखिए ये एक सुझाव बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा चिंता जो है वो है कि इनपुट सामग्री पर उच्च टैरिफ दर की कमी है। देखिए ये बता रहे हैं कि भारत का औसत टैरिफ या जो है आयात शुल्क जिसे कह सकते हो 13% था 2014 में, 2022 में 18.1% हो गया, जिससे भारत वियतनाम, थाईलैंड और मैक्सिको जैसे तुलना के देशों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी हो गया। इनका कहना मैं बता रहा हूँ, पहले जैसे कोई आप यहाँ पे कोई वैल्यू चेन के लिए कोई कंपनी यहाँ लगाते हैं तो उनको दुनिया के कहीं और जगह से सामान अगर मंगाना है तो उस पर टैरिफ की दर 18.1% का एवरेज आ रही है, जबकि अन्य देशों में वियतनाम, थाईलैंड और मैक्सिको में ये कम है। खुद भारत में 2014 में 13% था, जो बढ़ के 18.1% हो गया है। इसके पीछे के लोग कह रहे हैं कि इसके कारण भारत में जो है मैन्युफैक्चरिंग करना थोड़ा, खासतौर से छोटे जो कंपनियां हैं उनके लिए कॉम्पिटिटिव नहीं हो रहा है। खासतौर से प्रमुख मध्यवर्ती इनपुट पर उच्च आयात शुल्क से उत्पादन लागत बढ़ रही है, जिससे भारतीय उत्पादक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉम्पिटिटिव नहीं रह रहे हैं। अमेरिकियों का भी कहना है कि भारत में ये ज़्यादा टैरिफ, गैर टैरिफ बाधाएं वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दे रही है। इसके पीछे जो मैं आपको पीछे वजह बता देता हूँ, जैसे ये उदाहरण दे रहे हैं कि 2019 में 17.6 था, 2016 में 13.4 है और 2018 में 2022 में 18.1% है। यानी कि 17 के बाद चीज़ें बढ़नी शुरू हो गई है। और 90 की दशक से जो अपना टैरिफ कम कर रहा था मोस्ट फेवर्ड नेशन या WTO के प्रभाव से, 17 के बाद से भारत ने वैसा अलग कर दिया। सब जगह नहीं अलग किया है, भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन समस्या ये है कि जैसे चीन, ज़्यादातर हम मैन्युफैक्चरिंग इनपुट जो हमारे पास आ रहा है, वो इनपुट मटेरियल या इंटरमीडिएट मटेरियल जो आ रहा है वो चीन से आ रहा है। और एक तरफ चीन के साथ 2014, 15, 16, 17 से ही हमारे संबंध कैसे हैं उनको देखते ही हैं। तो एक मुद्दा तो वो भी है कि हम अपने उस देश से, जिस देश से हमारा सीमा विवाद चल रहा हो, इतना कटुतापूर्ण संबंध हो, वहाँ से क्या हम आयात को ऐसे आने दें। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है। और जो ऐसे इंटरमीडिएट सामान, जैसे देखिए 2024-25 के बजट में सरकार ने चिकित्सा उपकरण, मोबाइल फ़ोन, महत्वपूर्ण खनिजों, सौर ऊर्जा, समुद्री उत्पाद, चमड़ा और वस्त्र, कीमती धातुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोकेमिकल, दूरसंचार उपकरण सहित विभिन्न वस्तुओं के जो टैरिफ है उसमें कटौती की है। इसीलिए की है कि हम कहीं ना कहीं अपने यहाँ पे लो एंड जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा दिया जा सके। और ये बात विश्व बैंक ने भी कहा है कि ये सकारात्मक कदम है और इस तरह की कटौती जो है असमानताओं को कम करेगी और इसको और ज़्यादा आगे तक बढ़ाने देने की बात है। देखो कई बार क्या होता है ना, देश में कई सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ आर्थिक दृष्टि से ही आर्थिक फैसले नहीं लिए जाते हैं। क्योंकि अगर आप कहिए कि एक तरफ चीन और भारत लड़ रहा है, दूसरी तरफ व्यापार का आंकड़ा ये बताए कि चीन हमारा सबसे बड़ा व्यापार है, तो ये एक राजनीतिक दृष्टि से भी संभव नहीं है। और भारत चाह रहा है कि वो चाहे कुछ भी करके धीरे धीरे अपने यहाँ पे एक ग्लोबल सप्लाई चेन डेवलप कर ले। शॉर्ट टर्म में भले वो हमें नुकसान देगा, लेकिन फ्यूचर में हम चीन पे अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको लेकर पूरा है। आइए जरा सा इससे जुड़े हुए प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, हाल में के समय में जम्मू कश्मीर में मादक पदार्थों की तस्करी के आतंकवादी वित्त पोषण के शीर्ष स्रोत के रूप में उभरने के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में अफीम उत्पादन में वृद्धि हुई है। चलो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान एजेंसियां जम्मू कश्मीर के लोगों को आतंक के बजाय शांति चुनने के लिए दंडित करने के लिए समाज को नुकसान पहुंचाना चाहती है, ये भी एक कारण है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। दूसरा है, कॉमन्स की त्रासदी शब्द को सबसे पहले 1968 में किस पारिस्थितिकी अर्थशास्त्री द्वारा प्रचलित किया गया था? एलिनोर ऑस्ट्रम नहीं, गैरेट हार्डिन हैं, इन्होंने ही 1968 में ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की अवधारणा दी थी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है या थर्ड, साझा संसाधनों के प्रबंधन को लेकर सामुदायिक नेतृत्व के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अवधारणा के अनुसार समुदाय के नेतृत्व वाली शासन संरचनाओं से साझा संसाधनों का अधिक टिकाऊ प्रबंधन संभव हुआ है।
हालांकि भारत में वन अधिकार अधिनियम 2006 में इस मान्यता के विपरीत दृष्टिकोण को अपनाया गया है। नहीं, इसी मान्यता के दृष्टिकोण को, साझा सामुदायिक नेतृत्व वाले ही दृष्टिकोण को इसमें अपनाया गया है, इसलिए केवल इसका विकल्प ए सही है, यानी केवल एक विकल्प सही है, इसका मतलब है कि इसका आंसर ए है। चौथा है, इस महीने की शुरुआत में जारी विश्व बैंक द्वारा जारी की गई एक नई रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में भारत में निर्यात से संबंधित नौकरियों में गिरावट आई है। निर्यात से जुड़े प्रत्यक्ष रोजगार 2012 में कुल घरेलू रोजगार के 9.5% से गिरकर 2020 में कितने प्रतिशत हो गए हैं? 3.5%, 4.5%, 5.5%, 6.5%। तो ये फैक्चुअल आंकड़ा है, 6.5% रह गए हैं। अभी तो हमने उसमें पढ़ा था। अंतिम है, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में कम भागीदारी के कारण भारत में पर्याप्त व्यापार संबंधी नौकरियां पैदा करने में दिक्कत हो रही है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, पिछले 5 वर्षों में ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी में गिरावट आई है। ये भी जो रिपोर्ट है विश्व बैंक का, उसके अनुसार सही है। ऐसे में ये आंसर जो है इसका सी होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं, इनको पढ़िएगा, समझिएगा, थोड़ा गंभीरता से समझिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।